विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति अर्थात ब्रिटिश काल में भारतीय भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। अंग्रेजों की भारत विजय के बाद पुरानी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। नई लगान व्यवस्थाएं गांव की जमीन पर लोगों को जमाने से चली आ रही मिल्कियत खत्म कर उसकी जगह भू स्वामित्व के इन रूपों को जन्म दिया गया, जिसमें इज्जतदारी, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी या रेतवाड़ी प्रथा प्रमुख थी। लगान व्यवस्था के अंतर्गत 1890 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। यह व्यवस्था 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी रूप से लागू कर दी गई और ब्रिटिश भारत में 19% भूमि पर यह व्यवस्था निश्चित की गई। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819-20 में हॉल्ट मैकेजी द्वारा लाया गया। ये सबसे पहले ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू की गई। इसके अंतर्गत भूमि का लगभग 30% भाग शामिल किया गया। 1792 में ही रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के 12 महल में पहली बार लागू की गई। मद्रास में यह व्यवस्था 300 तक लागू रही। 1885 में पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर इसे बंबई में भी लागू किया गया। अब हम बात करते हैं भारत की या हमारी पूर्व भू व्यवस्था के बारे में, परंपरागत भूमि व्यवस्था के बारे में। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। यद्यपि 1771 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू व्यवस्था को ही जारी रखा, किंतु भू राजस्व की दरों में वृद्धि की गई। धीरे धीरे कंपनी के खर्चों में वृद्धि होने लगी, जिसकी भरपाई के लिए कंपनी ने भू राजस्व की दरों को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि भू राजस्व ही एक ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को अधिकाधिक आय या धन प्राप्त हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति की या अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यय की पूर्ति करने के लिए अधिक धन कमाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया तथा कृषि के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास किया गया। यद्यपि क्लाइव तथा उसके उत्तराधिकारी के समय में भू राजस्व व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इस समय तक भू राजस्व की वसूली बिचौलियों के माध्यम से ही की जाती थी, किंतु इसके पश्चात कंपनी के द्वारा नाना प्रकार के प्रबंधों की शुरुआत की गई। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए नए नए प्रकार के भू बंदोबस्त प्रारंभ किए, जिसमें मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं प्रारंभ की। पहली, इज्जतदारी प्रथा। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इज्जतदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना था। इस व्यवस्था की 2 विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई थी तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दिया जाता था। किंतु इस व्यवस्था से कंपनी को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यवस्था से उसकी वसूली में अस्थिरता आ गई। पंचवर्षीय ठेके के दोषों के कारण
1977 में इसे परिवर्तित कर दिया गया तथा ठेके की अवधि को 1 वर्ष कर दी गई। अर्थात अब भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रति वर्ष दिया जाने लगा, किंतु प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था और असफल रही, क्योंकि इससे भू राजस्व की दरें तथा वसूली की राशि में पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सका। इससे कंपनी को अनिश्चितता या कंपनी की आय अनिश्चित बनी रही। अगले वर्ष कितना लगान वसूल होगा, इस व्यवस्था का दोष ये भी था कि प्रति वर्ष नए व्यक्तियों को ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। चूंकि इस इज्जतदारी का भूमि पर स्थायी स्वामित्व नहीं था, इसलिए वे भू सुधारों के लिए भी रुचि नहीं लेते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूल करना होता था। इसके लिए किसानों का उत्पीड़न करना, उन पर जबरदस्ती लगान वसूल करने जैसे कार्य इनके द्वारा संपादित किए जाते। इज्जतदार वसूली की पूरी रकम भी कंपनी को नहीं देते थे। इस व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ने लगा तथा वे कंगाल होने लगे या उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। यद्यपि यह व्यवस्था काफी दोषपूर्ण थी, फिर भी कंपनी की आय में वृद्धि हुई। इसके बाद नई व्यवस्था स्थापित की गई, वो थी स्थायी बंदोबस्त। बंगाल की लगान व्यवस्था में 1765 से कंपनी के लिए समस्या बनी हुई थी। क्लाइव ने इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया था। उसके काल में वार्षिक लगान व्यवस्था ही जारी रही। बाद में वारेन हेस्टिंग ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इज्जतदारी व्यवस्था को लागू किया, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्याएं सुलझाने के स्थान पर समस्याएं और उलझने लगी। इस व्यवस्था के दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण किसानों की स्थिति और कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। 1886 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तो उस समय भारतीय राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी तथा उस पर पर्याप्त विवाद चल रहे थे। अतः उसके सम्मुख सबसे प्रमुख कार्य कंपनी की लगान व्यवस्था को सुधारना या उसको सुव्यवस्थित करना था। प्रतिवर्ष ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में अस्थिरता और दोषों के परिणाम स्वरूप कई सारे अंतर विवाद उत्पन्न होने लगे। कंपनी के डायरेक्टर ने कॉर्नवालिस को आदेश दिया कि वो सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को दुरुस्त करे तथा वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को भी दूर करने के लिए जमींदारों से स्थायी समझौता कर ले। डायरेक्टरों का यह आदेश अंततः स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य कारण बना। इसके फलस्वरूप भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई, उसे जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री पिट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डॉन्डस, कंपनी के डायरेक्टर जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट तथा कॉर्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्षीय समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 में स्थायी कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के क्षेत्रों में प्रारंभ की गई। कॉर्नवालिस में लागू की गई इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 19% भाग कवर हुआ या उसमें सम्मिलित हुआ। स्थायी बंदोबस्त की विशेषता है। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक और अहस्तांतरित था। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना लगान निश्चित रूप से सरकार को देते रहते थे। किसानों को मात्र रैयत का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भू संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच भी सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में
वसीयत द्वारा या जमींदार अपने वैध उत्तराधिकारी के द्वारा जमीन का हस्तांतरण कर सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया था। सरकार का किसानों से किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग वे स्वयं अपने पास रखते थे। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदार को दे दिया गया था। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं कराता था तो उसकी जमींदारी निलंबित या नीलाम कर दी जाती थी। कंपनी के आय में उल्लेखनीय इस व्यवस्था से वृद्धि हुई। अब हम बात करते हैं इस स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे। कंपनी के द्वारा भू राजस्व की स्थायी व्यवस्था को लागू करने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, इंग्लैंड की तरह भारत में जमींदारों को एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य कर सके। इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट में थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए तथा कंपनी को सामाजिक अधिक आधार प्रदान करे। दूसरा था कंपनी की आय में वृद्धि करना। चूंकि भू राजस्व कंपनी की आय का एक प्रमुख स्रोत या साधन था, अतः कंपनी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी। स्थायी बंदोबस्त के लाभ और हानियां। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग राय प्रकट की। कुछ इतिहासकारों ने इसे साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य माना तो कुछ इतिहासकारों ने इसका विरोध किया। तुलनात्मक तौर पर इस व्यवस्था से होने वाले लाभ और हानियों को हम जानते हैं। लाभ में सबसे पहले जमींदार को लाभ। इस व्यवस्था सबसे अधिक लाभ जमींदार को हुआ। वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफी बड़ी धनराशि जमींदार को प्राप्त होती। अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक संपन्न या समृद्ध हो गए तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत से जमींदार तो गांव छोड़कर शहरों में आकर बस गए। अब हम बात करते हैं सरकार को लाभ। जमींदार के रूप में सरकार को एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने के लिए तैयार था। जमींदार के इस वर्ग ने कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोह को कुचलने में सरकार को सहायता दी। सरकार की आय निश्चित हो गई और उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। निश्चित आय के परिणाम स्वरूप सरकार को अपना बजट तैयार करने में आसानी होने लगी। सरकार को प्रति वर्ष राजस्व की दरें तय करने, ठेके देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान देने लगे। उनके प्रशासनिक व्यय में भी कमी आई और प्रशासनिक कुशलता में भी वृद्धि हुई। अन्य लाभ। राजस्व में वृद्धि की संभावना के कारण जमींदारों ने कृषि में स्थायी रूप से रुचि लेना प्रारंभ कर दिया तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के अनेक प्रयास उनके द्वारा संपादित किए गए। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योगों की भी प्रगति हुई। जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई, जिससे उनका ध्यान मुख्यतः कृषि के विकास में लगा रहा। इससे सूबों की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। सूबों की आर्थिक संपन्नता से सरकार को भी लाभ हुआ। अब हम बात करते हैं इस व्यवस्था की हानियों की। इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार उनसे छीन लिए गए तथा अब वे केवल खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों व शोषण का सामना करना पड़ा तथा वे पूर्णतः जमींदार की दया पर निर्भर हो गए। वे जमींदारों को राजस्व वसूली की उगाही में उदार थे
भू राजस्व या भू राजस्व की दरें अधिक या ऊंची थी, सरकार को समय पर अदा नहीं कर सकते थे और उन्हें बेरहमी के साथ उनकी भूमि से दखल कर दिया जाता। जमींदारों के समृद्ध होने से विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे सामाजिक स्तर पर भ्रष्टाचार में अभिवृद्धि हुई। इस व्यवस्था ने कालांतर में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को हानि पहुंचाई। जमींदारों का ये वर्ग स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज भक्त बनकर अंग्रेजों के साथ दिखाई दिया। कई अवसर पर तो उन्होंने राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार की मदद की। इस व्यवस्था से किसानों दिन प्रतिदिन निर्धन होते चले गए। उनमें सरकार तथा जमींदारों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। कालांतर में होने वाले कृषक आंदोलन में से कुछ के लिए यह असंतोष एक कारण या योगदान के रूप में दिखाई दिया। इस प्रकार इस व्यवस्था ने कुछ कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में अप्रत्यक्ष भूमिका का निर्वहन किया। इस व्यवस्था से सरकार को हानि हुई, क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई तथा उनका संपूर्ण लाभ केवल जमींदार को ही प्राप्त हो रहा था या जमींदार को प्राप्त होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थायी बंदोबस्त से सबसे अधिक लाभ जमींदार को हुआ। यद्यपि सरकार की आय में वृद्धि हुई, किंतु अन्य दृष्टिकोण से इससे लाभ के स्थान पर उन्हें अधिक हानि हुई। इसके अतिरिक्त संपूर्ण लाभ 15-20 वर्ष या थोड़े समय के लिए बंदोबस्त प्राप्त किए जा सके और इस बंदोबस्त को स्थायी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कुछ समय के लिए भले ही लाभदायक रही हो, किंतु इससे कोई दीर्घकालीन लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कुछ स्थानों के अलावा अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में लागू नहीं किया और स्वतंत्रता के पश्चात सभी स्थानों से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश शासन या सरकार ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था या नई पद्धति अपनाई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता था और मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस रो द्वारा 1820 में इसे प्रारंभ किया गया। इस व्यवस्था को मद्रास, बंबई तथा असम के कुछ भागों में लागू किया गया। बंबई में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बंबई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त या समझौता किया। अब रैयत को भूमि का मालिकाना हक, कब्जा या अधिकार दे दिया गया तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने किसानों के भू स्वामित्व की स्थापना की और इस व्यवस्था में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौते कर लिए जाते थे तथा भू राजस्व निर्धारित कर वास्तविक उपज की मात्रा पर न कर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर समझौता किया जाता। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलिए अर्थात जमींदार वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूली की गई सारी रकम जमींदार वर्ग द्वारा प्राप्त कर ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वो बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि खुद प्राप्त कर सके। दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था के द्वारा सरकार स्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि को कवर किया गया। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं
उनसे स्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों में रेतवाड़ी व्यवस्था ही सबसे उपयुक्त व्यवस्था थी। हालांकि इस व्यवस्था के बारे में ये तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय किसान या कृषकों एवं भारतीय कृषि के लिए अनुरूप है, किंतु वास्तविकता में ये भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी प्रकार कम हानिकारक नहीं थी। इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया। जमींदार का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिक राजस्व वसूल करने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व निर्धारित करना प्रारंभ किया। किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने के लिए बाध्य किया। रेतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसानों का भूमि पर तब तक स्वामित्व रहता था जब तक वो लगान की निश्चित मात्रा अदा करता था निश्चित समय में, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल या उसका अधिकार समाप्त कर दिए जाते। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दरें अधिक हुआ करती थी। प्राकृतिक विपदा यानी किसी कारण यानी किसी कठिनाई के कारण अगर किसान लगान अदा नहीं कर पाता था तो उसको अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा किसानों को लगान वसूल करने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का समय समय पर सामना करना पड़ता। अब हम बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था की। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था को संशोधित रूप से लागू किया, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, यूपी, पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि को सम्मिलित किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त पूरे गांव या महल में जमींदार या उन प्रधानों के साथ किया जाता जो सामूहिक रूप से गांव या महल के प्रमुख होने का दावा करते। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह भूमि पूरे गांव या महल की मानी जाती, किंतु व्यवहारिक रूप से में किसान महल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते तथा लगान महल के प्रमुख के पास जमा करा देते। तदुपरांत महल का प्रमुख वो लगान सरकार के पास जमा करा देता। मुखिया या महल का प्रमुख को यह अधिकार था कि वो लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता। महलवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसमें महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हुई और वह एक अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देना उसका अधिकार में सम्मिलित हो गया। वे यदा कदा मुखिया के द्वारा इन अधिकारों का भी दुरुपयोग होने लगा। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इसने सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंधों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय के लिए लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इस कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होता चला गया और कृषि स्थिति भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। महलवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसमें महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। यदा कदा मुखिया के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग कर किसानों को या कृषक को प्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित किया जाता। अब हम निष्कर्ष के रूप में या इन व्यवस्थाओं का आकलन करते हैं। भारत में पहली बार अब पूंजीवादी राष्ट्र का शासन स्थापित हुआ और इस भारत की आर्थिक संरचना पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक आधार का उन्मूलन कर
उसकी जगह पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना किए बिना ब्रिटेन अपनी खुद की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति की पूर्ति नहीं कर सकता था। औपनिवेशिक भारत का समुचित उपयोग भी वो नहीं कर पा रहा था। भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा में उनके द्वारा उठाया गया हर कदम पुरानी अर्थव्यवस्था को विघटित कर नई आर्थिक रूपों से उन्नयन की दिशा में अगला कदम था। यह अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम आय या लाभ अर्जित करना था। लगान की नई व्यवस्थाओं के साथ जमीन, रेहान, खरीदी बिक्री की व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई। जब फसल या अपनी शक्ति के आधार पर किसान राज्य को भूमि कर नहीं चुका पाता तो उसे उसकी जमीन या रेहान से हाथ धोना पड़ता। इस प्रकार नए शासन तंत्र में जमीन का स्वामित्व या अधिकार अनिश्चित हो गया। नई भू व्यवस्थाओं ने गांवों के सामूहिक जनजीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया, उनकी स्थिति को दिन प्रतिदिन बिगाड़ दिया और ये कृषक समुदाय ऋणग्रस्तता और गरीबी का मुख्य द्योतक या वर्ग बनकर स्थापित हो गया। इस तरह भारतीय किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन अंग्रेजों द्वारा संपादित होने वाली नीतियों के परिणाम स्वरूप बिगड़ने लगी। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।